गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा का ज्योग्राफी का पार्ट 2 का छठा लेसन मृदा का अध्ययन करेंगे। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूप्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। मृदा सैल, मलबा, जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं उच्चावत, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल और वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदा में इन घटकों को संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परत समरूप थी अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? यदि हम मृदा पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं जिन्हें संस्तर कहा जाता है। संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल से संयोग होता है। संस्तर तथा गै संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें से कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का अपचय स्पष्ट नजर आता है। गैस संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। ये परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? जो परतों की अवस्था है इसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारित चट्टान कहा जाता है। मृदा, जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। मृदा का वर्गीकरण भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। उर्वर जो उपजाऊ थी, ऊसर जो अनुपजाऊ थी। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे बलुई, मृणमय, पांसु और दुमट इत्यादि। रंग के आधार पर वे लाल, पीली, काली इत्यादि थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा संरक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनके प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण की पद्धति पर आधारित है। उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मृदा, इसके बाद लाल और पीली मृदाएं,
लेटराइट मृदाएँ, शुष्क मृदाएँ, लवण मृदाएँ, पीट में मृदाएँ, वन मृदाएँ। इस प्रकार से यहाँ 8 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के मैदान तथा नदी घाटियों के क्षेत्रों में विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों तथा सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती है। प्रायद्वीप प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं गठन से बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर और बांगर यानी जलोढ़ मृदा को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक खादर एक बांगर मृदा। खादर मृदा वह मृदा होती है जिसे नदियाँ हर वर्ष नई मिट्टी जिस इलाके में बिछा देती है वो खादर मृदा होती है। और बहुत प्राचीन समय पहले नदियों द्वारा बिछाई गई जो मृदा है वो बांगर मृदा कहलाती है, जिसे पुराना जलोढ़क भी कहते हैं हम। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संग्रथन या कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमटी और मृणमय है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। इसके बाद है काली मृदा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसका रंग काला होता है और ये मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों, दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगर मृदा भी है। इसे कपास वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मृदा के अंदर कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। जैसा कि इसके चित्र में दिखाया गया है, इस मृदा के चित्र में, कि यहाँ पर मोटी मोटी दरारें, सूखने पर इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। ये काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोह, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और सलेटी रंग के बीच का विभिन्न आभाओं का होता है। इसके बाद है लाल और पीली मृदाएं। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपात क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल, रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जल योजित होने के कारण ये पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुपजाऊ होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। इसके बाद है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा लाल और पीली मृदा के बीच बीच में उच्च चौरस भूमियों पर पाई जाती है। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा बनती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। लेटराइट मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीप पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। इसके बाद आती है शुष्क मृदाएं।
शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिश तक होता है। ये मृदाएं सामान्यतः इनकी संरचना बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। लवण मृदा, ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। अतः ये अनुपजाऊ होती है और इनमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब हवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। इसके बाद आती पीठ में मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को हुमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके बाद आती है वन मृदाएं। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती है। घाटियों में ये दुमटी और पांसु होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम हुमस वाली होती है। इसके बाद आता है मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण क्या है? मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसी भी कारण के द्वारा मृदा का अनुपजाऊ होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है और अपरदन तथा दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के 6 का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, उनका वर्णन कीजिए। अलग अलग से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वन मृदाएं क्या होती है, जलोढ़ मृदा क्या होती है, खादर और बांगर मृदा में क्या अंतर है, काली मृदा की क्या विशेषताएं हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं।